Hi everyone, so very warm welcome to all of you to Tandon classes. So this is याशिका टंडन. तो आज हम जो है लेक्चर नंबर 9 करने वाले हैं आपका फिजिक्स का, जिसमें हम बात करेंगे आपके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की. इस चैप्टर का नेम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. राइट. तो इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इनडायरेक्टली इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से इस चैप्टर को सुनिएगा. तो सबसे पहले तो कुछ बेसिक समझते हैं. बेसिक ये है कि आप सभी जो है ये जानते हैं कि कोई भी चीज़ होती है इसको हम क्या बोलते हैं. किसी भी अगर यूनिवर्स में चाहे चेयर है, चाहे आप है, चाहे हवा है, इसको हम बोलते हैं कि ये मैटर है. और जो मैटर होता है वो आपके छोटे छोटे एटम से बना होता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से. आप सिंपल सी बात कह लीजिए कि एटम और मॉलिक्यूल से ही कोई चीज आपकी बनती है. एटम्स क्या होते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं. अब ये आप केमिस्ट्री में समझेंगे. लेक्चर नंबर फर्स्ट जब आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि एटम्स क्या होते हैं. राइट. वो पब्लिश हो गया है आपका. तो यहाँ पे जब आप एटम्स के बारे में बात करते हो तो एटम्स की जो आपकी जिस तरीके से एटम्स एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं ना, उसी के बेसिस के ऊपर मैटर को हम 3 तरीके से क्लासिफाइड करते हैं. एक, आप मैटर को देखोगे सॉलिड फॉर्म में, एक आप देखोगे लिक्विड फॉर्म में, एक आप देखोगे गैसियस फॉर्म में. राइट. जब आप सॉलिड फॉर्म के बारे में बात करते हो, कोई चीज सॉलिड कैसे होती है? सॉलिड का मतलब क्या है कि जो अपनी शेप को रिटेन करके रखते हैं. मतलब क्या है? जिनकी जो एक तरीके से अपनी शेप को खोते नहीं है. लिक्विड अपनी शेप जैसे जिस बर्तन में जाएगा उसी शेप का हो जाएगा. गैसेस की तो कोई शेप ही नहीं होती है. राइट. अब सॉलिड में होता क्या है कि जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ आपके बहुत टाइटली बाइंड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं. इनमें एक तरीके से इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है. ठीक है. आप इसको कह सकते हो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मतलब इन दो एटम्स के बीच में जो स्पेस है. अब इन दो एटम्स को जो जोड़ के रख रही कोई ना कोई फोर्स तो होगी. इस फोर्स को हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स. तो जो सॉलिड होता है ना वो काफी ज्यादा टाइटली बाइंड होता है, और यहीं पर इसके जो एटम्स होते हैं वो अपनी ही पोजीशन पे रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं. एक तरीके से पूरा रिवॉल्व नहीं कर पाते, हल्का सा हिलते, ऑर्बिट ही कर रहे होते हैं. ठीक है. वाइब्रेट जिसको आप कह सकते हो. तो यहाँ पे बट लिक्विड में क्या होता है कि लिक्विड में जो आपके एटम्स होते हैं वो थोड़ी दूरी पर होते हैं और वो आराम से वाइब्रेट कर पाते हैं, और इसी वजह से जो लिक्विड होता है उसमें आप कोई भी चीज आसानी से डाल पाते हो, सॉलिड में नहीं डाल पाते हो. गैसेस में ये जो एटम्स होते हैं वो और दूरी पर होते हैं. ओके. तो यहाँ पे अगर ये इसी बेसिस के ऊपर हम मैटर को ब्रॉडली क्लासिफाइड करते हैं. कैसे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैटर कैन बी क्लासिफाइड. एक फिजिकल क्लासिफिकेशन होती है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और एक आपकी होती है केमिकल क्लासिफिकेशन. केमिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है. अब जैसे फिजिकल क्लासिफिकेशन में तो आप लोगों ने देख ही लिया, वन इज सॉलिड, one is liquid and one is gas. केमिकल क्लासिफिकेशन में हम किसी भी मैटर को 2 तरीके से क्लासिफाइड करते हैं. वन इज प्योर सब्सटेंस, राइट, एंड द सेकेंड वन इज कह लीजिए मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस को फर्दर हम क्लासिफाइड करते हैं आपका जैसे एलिमेंट एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट. राइट. और मिक्सचर को भी हम 2 तरीके से करते हैं. ये सारी चीजें मैं बताऊंगी, बहुत इजी है, डरिए मत. होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस. राइट. और एलिमेंट जो है आपके बेसिकली एलिमेंट जो है आपके
नॉन मेटालिक और मेटालिक में होते हैं, सॉरी। एंड यहाँ पे प्योर सब्सटेंस जो है, इसका जो दूसरा कंपाउंड है ना, वो आपका एक कंपाउंड, राइट। कंपाउंड को फर्दर आप क्लासिफाइड करते हो इनटू इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो अभी हमें जो है वो बेसिकली पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। वैसे ये सारा आपके सिलेबस में है, बट ये केमिस्ट्री में कवर अप हो जाता है। तो बट फिजिक्स में हम बात करने वाले हैं आज सॉलिड्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम बात करेंगे सॉलिड की प्रॉपर्टी के बारे में, वो प्रॉपर्टी का नेम है इलास्टिसिटी, राइट। अब आपने एक चीज तो देखी होगी, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है। इलास्टिक है, आपने वो एक सॉलिड है, आपने उसको खींचा, उसके बाद इलास्टिक अपनी ही पोजीशन पे वापस आ जाता है जैसा वो था। तो इसी को हम किसी प्रोडक्ट की, किसी भी चीज की इलास्टिसिटी कहते हैं। हम इलास्टिसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम सिंपल सी बात लिख सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू of which it tends to regain its original shape and size, ठीक है, after the removal of applied force। बहुत ध्यान से समझेगा इस डेफिनेशन को। एक रबड़ है, राइट, एक रबड़ मैंने ली, सपोज करिएगा इस रबड़ को मैंने खींचा और ये रबड़ जो है इतनी बड़ी हो गई। दोबारा से जब मैंने फोर्स को छोड़ा तो दोबारा से ये इसी पोजीशन पे आ गई। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये याद रखना, जो ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, जब आप एक बाहर वाली फोर्स अप्लाई करते हो और वो खिंचाव आता है, वो दोबारा से अपनी पोजीशन पे वापस आ जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। अब यहाँ पे इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको हम बोलते हैं सम टर्म्स रिलेटेड टू इलास्टिसिटी, राइट। यहाँ पे आई थिंक स्पेलिंग की गलती हमने कर दी है, तो इसको हम सही करते हैं, इलास्टिसिटी, राइट। तो पहली जो आपकी टर्म है, उस टर्म का नाम है आपका डीफॉर्मिंग फोर्स, राइट। अब डीफॉर्मिंग फोर्स का मतलब क्या होता है, कहते हैं द फोर्स विच व्हेन अप्लाइड चेंजेस द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी। ऐसी फोर्स जब आप किसी चीज पे अप्लाई करते हो वो उसकी शेप को ही चेंज कर दे, ऐसी फोर्स को आप क्या बोलते हो, डीफॉर्मिंग फोर्स। तो क्या लिखेंगे, द फोर्स विच व्हेन अप्लाइड changes the configuration of the body is called deforming force, right। तो ये तो चलो हो गया कि deforming force का मतलब क्या होता है। सेकंड आपकी आती है टर्म, वो है आपकी परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। अब परफेक्ट इलास्टिक बॉडी का मतलब क्या है, बहुत सिंपल सी बात है कि एक ऐसी बॉडी जिसको आप खींचो वो, और उसके बाद जब आपने उसको छोड़ा वो इमीडिएटली वैसे ही अपनी पोजीशन पे वापस आ जाए, तो उसमें इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, राइट। तो उसको हम इलास्टिक बॉडी बोलेंगे। तो कहता है अ बॉडी, राइट, विच regains its original configuration immediately
राइट, एंड कंप्लीटली, ऐसा ना हो कि वो हल्की सी ढीली पड़ जाए, कंप्लीटली वो उसको अपनी रीगेन करनी है पोजीशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स। जो आप फोर्स लगाते हो ना किसी भी इलास्टिक में, तो उसको हम बोलते हैं एक तरीके से डीफॉर्मिंग फोर्स। अभी ऊपर मैंने आपको समझाया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। थर्ड जो हमारा पॉइंट आता है, इसको बोलते हैं हम एक तरीके से प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी जो जिनमें इलास्टिसिटी ना हो, जो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे ना आए। ठीक है, अ बॉडी which does not regain its original configuration at all, right? तो जब आप रिमूवल करोगे किसी भी चीज का, तब देखो जैसे ना फॉर एग्जांपल आपको एग्जामिनर बोलेगा कि पैराफिन वैक्स, ठीक है, आप कह लो जैसे मिट्टी जिसको आप बोलते हो, ये कैसी बॉडी है, क्या ये परफेक्ट इलास्टिक बॉडी या प्लास्टिक बॉडी? ऑब्वियसली बात है प्लास्टिक बॉडी है, क्योंकि ये इलास्टिसिटी तो उसमें होगी नहीं, राइट? और अब मैं आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देती हूँ, आपको बताना है कि इसमें से परफेक्ट इलास्टिक बॉडी कौन सी है। ऑप्शन आपको दिए गए, राइट, 1 इज पुट्टी, बी ऑप्शन आपको दे दिया गया सपोज करिए फॉस्फोरस, फॉस्फर, ठीक है, सी ऑप्शन आपको दे दिया गया ब्रॉन्ज, डी ऑप्शन आपको दे दिया गया क्वार्ट्ज। ठीक है, और यहाँ पे आपके अगर ऑप्शंस आपको एग्जामिनर ऐसे दे सकता है, ए ऑप्शन दिया गया कि ए बी सी डी सारे के सारे सही है, बी ऑप्शन दिया गया ए और सी सही है, सी ऑप्शन दिया गया बी सी डी सही है, डी ऑप्शन दिया गया नन ऑफ द अबव। तो अब देखो ये क्वेश्चन कितना टिपिकल बन गया, सिंपल सी डेफिनेशन से ही बहुत सारे क्वेश्चन जैसे आपके बन जाते हैं। तो यहाँ पे परफेक्ट इलास्टिक बॉडी की एग्जांपल मुझे आपको बतानी थी, फॉस्फोरस, ब्रॉन्ज और क्वार्ट्ज। ठीक है, ये परफेक्ट इलास्टिक बॉडीज होती हैं, इनको अगर आप डीफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे दोबारा से अपनी रीबैक पोजीशन पे आ जाती हैं। और पैराफिन वैक्स, मड, पुटी, ये सारी प्लास्टिक बॉडी की एग्जांपल्स हैं, राइट? ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, इससे भी बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, वो भी करेंगे, अभी तो थ्योरी में आपको पढ़ा रही हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इलास्टिक लिमिट। ये टर्म भी हमें समझनी है, इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है, सपोज करिए कि मैंने किसी रबड़ को खींचा, ओके, खींचने के बाद उसमें जो मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, उसने क्या किया कि रबड़ टूट गया। तो एक हद तक हम किसी चीज को खींच सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, वही उसकी इलास्टिक लिमिट है। बट इसको फिजिक्स में कैसे हम बात करते हैं, फिजिक्स में हम इसको कहते हैं इट इज द अपर लिमिट ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, अप टू विच if deforming force, right, is removed, the body regains its original form completely। मतलब क्या है कि आप किसी चीज को तब तक ही खींचो जब तक अगर आप उसको छोड़ोगे तो वो अपनी पोजीशन को रीगेन कर रहे। अगर आप इस चीज को दोबारा से और ज्यादा खींचोगे तो वो जो बॉडी है वो आपकी टूट जाएगी। तो हम लिख सकते हैं बियॉन्ड विच इफ deforming force कह लो is increased,
is increased, right, the body loses its property of elasticity, right, and gets deformed permanently. तो वो टूट जाएगी अगर आप उसकी इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा जो है उसको खींचोगे. बहुत सिंपल सी भाषा है ये, फिजिक्स में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके हम लिखते हैं. ओके, अब यहीं पर हमारी एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है. इस टर्म को हम बोलते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, राइट, और एक टर्म आती है इसको हम बोलते हैं इलास्टिक फैटिग्यू. अब इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट का मतलब क्या होता है? जनरली कह लो कि कई बार क्या होता है कि ना, जब आप किसी रबड़ को छोड़ते हो तो वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन को रीगेन करता है. तो इसी को हम एक तरीके से बोलते हैं द टेम्परेरी डिले इन रीगेनिंग द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन बाय एन इलास्टिक बॉडी आफ्टर द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स. इलास्टिक फैटिग्यू का मतलब क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि वो लेस इलास्टिक बन जाती है. मतलब कई बार आपने रबड़ देखी होगी खराब हो जाती है, तो उसको इलास्टिक फैटिग्यू हम बोलते हैं. तो दोनों को हम एक बार डिफाइन कर लेते हैं. द टेम्परेरी डिले इन रीगेनिंग the original configuration by an elastic body after the removal of deforming force, राइट. इलास्टिक फैटिग्यू के बारे में अगर आप बात करोगे, द प्रॉपर्टी ऑफ an elastic body, just a second, right, by virtue of which its behavior becomes less elastic, right. तो यहाँ पे इन दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया. अब आती है मेन बात जिसके लिए इतना सारा आपको चैप्टर कराया. तो अब हम समझने वाले हैं कि स्ट्रेस क्या होता है. अब आपको स्ट्रेस बहुत समझ में आएगा, बहुत अच्छे. जैसे सपोज करो दोबारा से, अगर हम किसी बॉडी के ऊपर डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर जो उसके अंदर वाली इंटरनल फोर्स होती है वो आती है, ठीक है. और यहाँ पर जैसे सपोज करिएगा एक बॉटल है ना. अब इस बॉटल पे मैंने क्या किया कि एक फोर्स लगाई एक ही जगह पे, तो होगा क्या कि ये एक तरीके से हल्की सी अंदर की ओर जाएगी. तो बट जो इंटरनल अंदर की जो फोर्स है वो उसको बाहर की ओर धकेलेगी, राइट. तो उसके बाद आप अगर इसको छोड़ोगे डिफॉर्मिंग फोर्स को, वो दोबारा से बॉटल जो है वो बाहर आ जाती है, अपनी जहां पे शेप थी वो बाहर आ जाती है. इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस. किसी चीज के ऊपर स्ट्रेस पड़ना. तो एक बार इसको सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा. तो मैंने क्या बोला? मैंने सिंपल सी भाषा में बोला, when a deforming force is applied on a body, it changes its configuration
which an internal force comes into play which tends to bring the body back to its initial configuration. राइट? अब यहाँ पे क्या हुआ कि अंदर वाली फोर्स एक्ट किया, उसने दोबारा से बॉटल को रीगेन कर दी. तो यहीं से आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है फॉर्मूला स्ट्रेस का बनता है. स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है आपका? इज इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स, राइट, डिवाइडेड बाय एरिया. जितने एरिया पे, पर यूनिट एरिया पे जो डिफॉर्म फोर्स लग रही है और वहां पे इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स जो है काम कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? आपका स्ट्रेस. ठीक है? तो सिंपल सी भाषा में स्ट्रेस को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज अ, कह लीजिए, द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स acting per unit area of a deformed body. राइट? तो जो स्ट्रेस होता है ना, इसको हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं. नंबर 1 कैटेगरी आती है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस. दूसरी कैटेगरी आती है, इसको आप बोलते हो शियरिंग स्ट्रेस. कई बार इसका नाम जो है आप टेंजेंशियल स्ट्रेस के नाम से भी जानते हो. तो नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब क्या है कि भाई नॉर्मल है, जिसमें नॉर्मली एक्ट हो रहा है. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया. बट शेयरिंग स्ट्रेस में क्या होता है कि जो सरफेस ऑफ द बॉडी होती है वो अपनी शेप को चेंज कर देती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उस पर स्ट्रेस पड़ जाता है. ठीक है, इसमें शेप चेंज नहीं होती है, ये रीगेन कर लेती है आपकी पोजीशन. तो ये था आपका स्ट्रेस. अब कल के चैप्टर में हम आगे का बात करेंगे, जिसमें हम स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे. फिर हम थोड़े बहुत आपके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के बारे में भी बात करेंगे. ये सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे. आई होप यू लाइक दैट चैप्टर. अभी हाफ चैप्टर ही कंप्लीट हुआ है, हाफ अभी आपको मुझे और करवाना है. Thank you very much. Have a great day.